हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डगा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट है सर, आप लोगों की फर्स्ट एमटीपी आ गई है सर जनवरी की। मेरी ड्यूटी है कि सर मैं आपको ये पूरी एमटीपी सॉल्व करवाऊंगा। मैंने आरटीपी भी सॉल्व करवाई है और लास्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी कंबाइन करके भी अपलोड कर दिए सर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। एमटीपी करवाने वाला हूँ, बट एमटीपी कराने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ सर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। अच्छा, एमटीपी सिर्फ सॉल्व कराने का पर्पस ये नहीं है कि सर इसे सिर्फ सॉल्व करा दिए। यहाँ पर पर्पस ये है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप एग्जाम में करते हो वो मैं आपको यहीं समझा दूं, ताकि वहां जाके गलतियां ना हो। तो सर बैठो, ध्यान से सुनो, सीखो। मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था, सर आप एमटीपीज तो सॉल्व कराते हो बट थोड़ा सा स्लो करा के प्रोविजंस बताया करो। तो मैं आप लोगों को स्लो भी कराऊंगा, प्रोविजंस भी बताऊंगा सर, ताकि हर चीज कंप्लीट कवरेज हो जाए, दोबारा आपको एमटीपी ना देखना पड़े। ठीक है, तो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स में इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स का एमसीक्यू और केस सिनेरियो कराऊंगा सर। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव, फिर जीएसटी का एमसीक्यू केस सिनेरियो और जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव सर। लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। सर केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? मैंने हमेशा से एक बात सिखाई है स्टूडेंट को, सबसे पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ा करो सर। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? तो देखो सर, सबसे पहले दिया हुआ है, सर मिस्टर सुमित ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब हमें नॉर्मल प्रोविजन से सोचना है और फिर हमें सर एप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है सर। तो देखो सर, व्हाट आर द टैक्सेबल परक्विजिट्स बोला है सर। तो पहली कहानी तो ये है कि सर हमसे सैलरी का कंप्यूटेशन कराने वाला है सर। ठीक है, अच्छा, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी बोला है, तो पूरा सैलरी ही कंप्यूट कर लेना सर, बेटर है, वो टैक्सेबल परक्विजिट भी आ जाएगा सर। व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लो भाई, आईएचपी भी कहानी है। अब आईएचपी है तो मैं आपसे थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट करूंगा सर पढ़ाते टाइम। ठीक है, तो लेट स्टार्ट, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं जो एग्जाम में आपको फॉलो करना है सर। ठीक है, आप इसी तरीके से चलेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत तुरंत आप लोग तो सर वहां पर रफ में सॉल्व करेंगे सर। तो आप लोग क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे और ट्रीटमेंट करते जाएंगे सर। तो देखो मैं आपको सिखाता हूं कैसे। Mr. Sumit, age 54 years, employed as an assistant manager, sir, in Beta Limited. ठीक है, furnished the following information for the year ended 31st March 2025, सर। सबसे पहला दिया हुआ है बेसिक सैलरी सर। क्या दिया हुआ है? 31 जनवरी तक सर 50,000 पर मंथ है। उसके बाद इसकी बेसिक सैलरी लास्ट 2 मंथ्स के लिए इंक्रीज हो गई है। तो मैं क्या करूंगा सर, अब हम ही तो अभी रफ में ही करना है सर, कोई फॉर्मेट ऐसा कुछ है तो नहीं। बेसिक सैलरी सर 50K इंटू 10 प्लस सर 55K इंटू 2 मंथ सर। तो इसको करना पड़ेगा, ये कितना आएगा सर? 50,000 इंटू 10 आ जाएगा 5 लाख, 55,000 इंटू 2 आ जाएगा, अरे 55,000 इंटू 2 आ जाएगा 1,10,000 मेमोरी प्लस। सर ये टोटल आ जाएगा सर 6,10,000। ये आ गई बेसिक सैलरी। आगे बढ़ते हैं सर। सर अगला दिया हुआ है डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस 12% ऑफ बेसिक पे, जिसमें से 50% वो बोल रहे सर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है, वो आगे काम आ सकता है सर। तो अभी तो डीए 12% है सर, डीए जो है हमारा वो 12% है सर। ठीक है, ठीक, तो ये 6,10,000, इसका 12% सर 73200 सर। ठीक है, उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है सर। बोनस इक्विवेलेंट टू 1 मंथ दिसंबर सैलरी। तो सर दिसंबर में इसकी सैलरी कितनी थी सर? 50,000, क्योंकि फेब और मार्च में ही तो चेंज हुई है सर, तो बोनस लिख लेते सर। ठीक है, आप एग्जाम में चाहो तो शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो सर, सिर्फ बी लिखना चाहो तो बी लिख लो, क्योंकि इसका वर्किंग नोट आपको किसी को दिखाना नहीं होता है सर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉय एट 16% ऑफ बेसिक सैलरी। तो सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की कहानी है सर 16% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 6,10,000, इसका 16% इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ये आ रहा है सर 97,600, इतना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब एम्प्लॉय का सर जितना एग्जेम्पशन है 12% वो माइनस कर लेते हैं सर। अच्छा, 12% किसका होगा सर? 12% होगा सर 6,10,000 बेसिक प्लस सर 50% डीए फॉर्मिंग पार्ट है सर, तो 73,200 का 50% सर। तो ये 73,200 का 50% प्लस 6,10,000 सर, ये आ रहा है टोटल। आपका टोटल आ रहा है सर ये 646600।
तो इसका 12% हमें करना है सर। तो ये 12% आएगा 77592। समझ आ रहा है मैंने क्या किया सर? हमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में 12% की एग्जेम्पशन है सर, वही 12% मैंने कैलकुलेट किया सर। 16% वो अपना बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट किया था, वो मैंने निकाल दिया। तो ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है सर, ये अलग ही अमाउंट है सर। ये आ रहा है सर, यहाँ नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लेता हूं मैं इसको सर। ये आ जाएगा सर 20,008। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ते सर। ऐसे ही एग्जाम में करना, जो पढ़ते जाओ, जो करते जाओ, ट्रीटमेंट करते जाओ, बार बार हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता केस सिनेरियो, समझो मेरी बात। मेडिकल बिल रीइंबर्स फॉर हिज मदर, सर 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 ये तो पर्क वाली बात हो गई सर, ठीक है। और मेडिकल बिल रीइंबर्स दिया हुआ सर, मेडिकल ट्रीटमेंट सर, मेडिकल एक्सपेंडिचर है, ये मेडिकल एक्सपेंडिचर टैक्सेबल है सर, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं बताया है सर। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर किया जाए तो वो टैक्सेबल होता है सर। तो ये 15,000 टैक्सेबल है सर, मेडिकल बिल, ठीक है। 15,000 ये टैक्सेबल है सर, ये पहला मेरा परक्विजिट है सर, ठीक है। नेक्स्ट, लैपटॉप ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर 25,000 ऑन 3rd December, ठीक है। द लैपटॉप वाज एक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑन 1st October 2023 फॉर 90,000। कंपनी वाज चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कंपनी क्या चार्ज करती मुझे उससे कोई मतलब नहीं है सर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लैपटॉप ट्रांसफर किया सर, तो सर उस केस में हम सीख क्या है सर कि 50% डेप्रिसिएशन लगेगा सर ऑन कंप्लीटेड ईयर। अब यहां पर सर 1st October 23 से लेके सर ये आ जाएगा सर अक्टूबर के पहले सितंबर सर, 30 सितंबर 2024 सर, यहां तक ही 1 ईयर हो जाएगा सर। तो 1 ईयर हुआ, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर लेना सर 50%, तो ये कितना बच जाएगा सर? 45,000 बचेगा सर। अब इसने कितने में ट्रांसफर किया सर? 25,000 में। तो सर परक्विजिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 20,000। समझ आई बात? ये हमारा निकल गया परक्विजिट लैपटॉप। तो यहां लिख लेता हूं सर लैपटॉप, ये भी परक्विजिट निकल गया 20,000। आगे बढ़े, कहानी बढ़ी। अगला, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय हिम, हिम मतलब एम्प्लॉई, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो पे करता है वो परक्विजिट में आता है सर। तो प्रोफेशनल टैक्स 1400 एम्प्लॉयर ने पे किया है। मैं तो वो स्टूडेंट हूं सर, थोड़ा गैप ले लेता हूं सर, ग्रॉस सैलरी लिख लूंगा माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख लूंगा सर 50,000, ठीक है। और माइनस कर लूंगा प्रोफेशनल टैक्स सर, क्योंकि मेरे को ये लगता है भाई तुरंत तुरंत जो चीज लिख रही ना उसका ट्रीटमेंट करते जाओ, बाद में भूल जाऊंगा, मेरे को गारंटीड पता है सर। तो 1000 प्लस 1400, 2400 अपन यहां माइनस कर लेंगे सर, ताकि बाद में गड़बड़ ना हो सर, ठीक है। जो एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया और जो एम्प्लॉय पे किया, क्या दोनों की डिडक्शन मिल जाती है? हाँ सर मिल जाती है। इसके अलावा कुछ दिया हुआ है सर सैलरी से रिलेटेड? नो सर। इसके बाद तो ये घर की कहानी दी हुई है, नीचे भी पढ़ लेते कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, ये तो पूरी घर की कहानी दी हुई है सर। तो सिंपल सर, आपसे तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट पूछा था ना सर, तो परक्विजिट के लिए सर ये 3 को ऐड कर लीजिए सर, ये तीनों परक्विजिट थे सर। तो ये आ जाएगा सर 15,000 प्लस 20,000 प्लस 1400, तो ये आ रहा है 36,400 सर। पहला आंसर मिला सर हमें। लो भाई, टैक्सेबल परक्विजिट 36,400। क्लियर? अब इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी बोल रहा है सर, तो इसको तो ऐड करना पड़ेगा और पूरा निकालना पड़ेगा सर। प्लस 20,008 प्लस 50,000 प्लस 73200 प्लस 61, ये सब ऐड करके मेरा आ रहा है सर 789600 माइनस 50,000 माइनस 2400, ये आ रहा है सर 737200। ये है इनकम फ्रॉम सैलरी सर, ये फाइनल आ गया सर इनकम फ्रॉम सैलरी। हमसे सेकंड क्वेश्चन यही पूछा था ना सर, चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। ये देखो सर, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं सर, क्वेश्चन पहले पढ़ने का फायदा। दूसरा, पढ़ते जाओ ट्रीटमेंट करते जाओ, पढ़ते जाओ ट्रीटमेंट करते जाओ, आंसर आएगा सर। पहले भी स्टूडेंट ने ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड अप्लाई किया है मेरा, और इससे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट मिला है। आप भी अप्लाई करके देखो सर। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात है, और आगे क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही दिया हुआ है सर। ही ऑल्सो टुक अ पोजीशन ऑफ अ हाउस इन न्यू दिल्ली ऑन 25 मार्च 2024 फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, ठीक है। द म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दिया हुआ सर, इन सब से मैं क्या करूं सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सर छोड़ दो। ही पेड अ प्रॉपर्टी टैक्स, क्या करूं मैं?
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, छोड़ दो। ही हैज टेकन अ होम लोन, ये काम का है सर मेरे, of 16 lakh at the rate of 10% on 1/4/2020 for the construction of this house and was completed on 20th March 2024 सर। सर क्या ये घर 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गया? हाँ सर। सर क्या 2 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी? हाँ सर। अब इंटरेस्ट भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, क्या इस क्वेश्चन में प्री और पोस्ट का इंटरेस्ट आएगा? हाँ सर। सर कैसे पता चला? लिख के देख लेते हैं सर, एकदम सिंपल सर। सर डेट ऑफ बोरोइंग क्या है सर? डेट ऑफ बोरोइंग दिया हुआ है सर 1 अप्रैल 2020 सर। सर लोन कितने का है सर? सर हमने पढ़ा सर लोन 16 लाख का है एट द रेट ऑफ 10% है सर। सर कंस्ट्रक्शन डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है सर? सर 20 मार्च 2024 है सर। तो हमने एक बात सीखी क्लासेस में, मैं बहुत सिंपल तरीके से एक बात स्टूडेंट को समझाता हूं सर। सर किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ सर? 23-24 में कंप्लीट हुआ सर। इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है सर? 22-23 सर। सर इसकी लास्ट डेट क्या है सर? 31 मार्च 2023 सर। तो सर डेट ऑफ बोरोइंग से लेके ये वाले डेट तक सर पूरा प्री का इंटरेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? प्री का इंटरेस्ट। तो सर कैसे निकालेंगे सर? 16 लाख इंटू 10% कितने साल हो गए सर? इंटू 3 ईयर्स। तो ये कितना आएगा सर? 16 लाख इंटू 10% इंटू 3, 4,80,000। अच्छा, अब प्री का इंटरेस्ट जो है वो पूरा एक बार में तो नहीं मिलता, डिवाइड बाय 5 सर। तो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, मेरे ख्याल से 96,000 ही तो है। हाँ 96,000, इतना हमें सर प्री का इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक स्टूडेंट बोला सर पोस्ट का कब से मिलना चालू होता है? सर जहां से मेरा प्री का पीरियड खत्म हुआ 31 मार्च 2023 मेरा प्री का पीरियड खत्म हुआ, तो मेरा पोस्ट का पीरियड चालू हुआ। पोस्ट का पीरियड चालू हुआ सर 1 अप्रैल 2023 से पोस्ट का पीरियड चालू हो गया सर। ठीक है, अब पोस्ट में मेरे को क्या क्या इंटरेस्ट मिलेगा सर? एक तो 16 लाख का 10%, 1,60,000 सर, प्लस प्लस सर आपको मिलेगा प्री का इंटरेस्ट सर। ये तो पोस्ट का है सर, और ये प्री का है 96,000 सर। तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए सर, ये आ रहा है सर आपका 2,56,000 सर। पर आपको पता है सर एक दिक्कत है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सर मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का ही इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। अच्छा सर एक मिनट, एक बात बता दो सर, मान लो अगर गलती से क्वेश्चन में 115 बीएससी होता तो सर फिर तो ये इंटरेस्ट भी नहीं ले पाते, फिर तो मैं इतनी मेहनत ही नहीं करता सर, काम ही खत्म हो जाता सर। समझ आई बात? तो 2 लाख रुपीज का अपन इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं सर। आई बात समझ? तो अभी तो सर आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था, आगे बढ़ते हैं। He sold a property in Mumbai on 28th March 2024 and received arrears of rent of 3 lakh rupees on 4th Feb 2025, which was not previously taxed. तो सर एरियर्स के लिए तो हम सीख क्या है सर? 3 लाख माइनस 30%, एरियर्स ऑफ रेंट अनरियलाइज रेंट जो रिकवर होता है उसमें 30% माइनस करते हैं, तो 3 लाख माइनस 30%। सर ये माइनस करने के बाद आ रहा है 2,10,000। क्रिस्टल क्लियर? 2,10,000 की इनकम और सर 2 लाख का लॉस, क्योंकि सर ये इंटरेस्ट का लॉस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। तो सर हमारी जो आईएचपी से इनकम बचेगी वो कितनी बचेगी सर? 10,000। सर एक मिनट सर, एक क्वेश्चन है सर, मान लो अगर एग्जाम में यही 115 बीएससी से होता तो सर आप क्या करते? पहली बात सर मैं इंटरेस्ट क्लेम ही नहीं कर पाता 2 लाख रुपए का, सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट नहीं मिलता सर। उस केस में आईएचपी की इनकम कितनी आ जाती? सर 2,10,000 आ जाती। सर और कोई चेंज भी आता? हाँ सर, उस केस में अगर मैं 115 बीएससी ऑप्ट करता ना सर, तो सर उस केस में आपको ये 75 मिलता। सर और कोई भी चेंज आता? हाँ सर, अगर ये 115 बीएससी है तो सर ये प्रोफेशनल टैक्स भी आपको माइनस करने नहीं मिलता सर। समझ आ रही है कहानी? ये मैं आपको सर इस क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, हम एग्जाम में किसी भी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको हर तरीके से तैयार कर रहा हूं। आई होप समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, और इनकेस फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आएगा तो वो जरूर मुझसे पूछ सकता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं सर। पहले क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है भाई, हाउ विल द इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय अनु विल बी टैक्स्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो कौन है ये अनु? देखते हैं सर।
जहां से नीचे ऑप्शन देख के तो लग रहा है सर क्लबिंग वाली बातें हैं सर, बाकी देखते हैं सर। कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता इफ ही ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब ये बंदा बोल रहा है भैया मैं अगर नॉर्मल प्रोविजन से चला तो आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से मेरा कितना टैक्स निकालोगे। ओ भाई साहब टीसीएस, बहुत बहुत बधाई सर आपको, टीसीएस की कहानी आ गई है सर। फ्रॉम गुप्ता ऑन फॉरेन रेमिटेंस सर, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा टीसीएस के लिए सर ऊपर। चलो सर देखते हैं। मिस्टर गुप्ता अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 65 ईयर्स, पहली कहानी सर 65 ईयर्स का बंदा है सर। earned pension computed of rupees 7,50,000 during the previous year 24-25. He gifted a sum of 3,50,000 to his minor daughter Anu. अच्छा, and Anu invested the fixed amount in fixed deposit and earned an interest of, इसी की लड़ाई चल रही है, इसी की लड़ाई चल रही है। ठीक है, अब आपसे यही पूछ रहा है कि सर ये 18,000 किसके हाथ में डालने वाले हो सर आप, यही क्वेश्चन था ना सर। ठीक है, अच्छा एक खास बात पता है, इस क्वेश्चन में हमें टोटल इनकम ऑफ गुप्ता भी बोला है, तो मैं जो होता ना, मैं कैसे करता पता है, रफ में ही, क्योंकि रफ में ही करना है हमें एग्जाम में। गुप्ता की एक इनकम पता चल गई सर 7,50,000, ये तो क्रिस्टल क्लियर है सर, और कंप्यूटेड लिखा है, मतलब उसने सब कर चुका है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह, सैलरी की इनकम मिल गई। अब एक स्टूडेंट बोला सर ये 18,000 भी यही लिख दो, बोला रुक जा भाई, जब मैं ऑप्शन पढ़ा था ना तो नीचे मिसेस गुप्ता भी था सर, तो देख लेते हैं कुछ उनके बारे में भी दिया हो तो। मिस्टर गुप्ता ऑल्सो अर्न 45,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट हेल्ड इन हीज नेम। लो भाई, ये इंटरेस्ट अर्न भी करते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट अर्न करते हैं सर। ये 45,000 की सर आईयूएस की इनकम हो गई सर। आगे देखते हैं। मिसेस गुप्ता प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग एंड हर इनकम फ्रॉम कोचिंग इज, ओ भाई साहब, मिसेस गुप्ता की इनकम तो देखो, सॉरी, मिसेस गुप्ता की इनकम तो ज्यादा है सर, तो उस केस में वो जो अनु का 18,000 है ना सर, वो किसके हाथ में आ जाएगा, मिसेस गुप्ता के हाथ में आएगा सर। मिस्टर गुप्ता की तो इनकम आप ऐड भी कर लोगे तो इतनी ज्यादा नहीं आने वाली है सर। तो उस केस में वो जो 18,000 वाली कहानी थी उसका आंसर मुझे मिल गया कि सर ये 18,000 किसके हाथ में इंक्लूड हो जाएगा, मिसेस गुप्ता के हाथ में। ये समझ आया सबको, ये बैठा सबके दिमाग में। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मिस्टर गुप्ता रेमिटेड 11 लाख अंडर LRS ऑफ RBI थ्रू एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर 3 डिफरेंट पर्पसेस। तो सर ये तो मैं कर लूंगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एक मिनट प्लीज आइए मेरे बात, मैं आपको एक बहुत बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं, और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि कितने स्टूडेंट ने दिल से हाथ रख के बताना ये पॉइंट सोचा था। सर इसकी एज ना 65 ईयर्स है और इसको ना इंटरेस्ट की इनकम हुई है सर, तो ये तो 7,95,000 हो जाना चाहिए सर। आ रही बात समझ, 7,95,000। एंड सर इसे ना 80 TTB भी मिलता है सर, और TTB में ये 45,000 क्लेम भी कर लेगा सर, तो इसकी इनकम वापस 7,50,000 सर। ये बात आ रही है दिमाग में, ये बड़ी जबरदस्त बात है सर। अब एक स्टूडेंट बोलेगा वाह सर ये तो मैं ऐसे ही सोच लिया था, अरे नहीं रे मेरे भाई, कुछ बताना चाह रहा हूं मैं। एक बात देखेगा, यहीं पर तो फंसा रही है इंस्टीट्यूट, पूरा केस सिनेरियो देख ले, कहीं पर ये नहीं लिखा था कि उन लोग नॉर्मल प्रोविजन से चल रहे मिसेस गुप्ता, कि मिस्टर गुप्ता 115 BAC ऑप्ट कर रहे हैं। अच्छा हुआ आगे क्वेश्चन में बोल दिया, मैं बता रहा हूं सर, अगर एग्जाम में मुझे कंफ्यूज करना होगा ना, ये लाइन नहीं दूंगा सर, इफ यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। और फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में ये सोच पा रहे हैं कि जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो 115 BAC अप्लाई करके बैठे हैं सर। आपको पता है ये बात सोच, पता है आज हम रिलैक्स्ड है, आराम से है, एग्जाम में ये बात सोचना ना, दिल पे हाथ रख के कमेंट करके बता देना कितने लोग ये बात सोच पाए सर, कितने लोग ईमानदारी से ये बात सोच पाए सर। ठीक है, तो अभी तो कोई ऐसा सच इशू नहीं है सर, अभी तो 7,50,000 आ गया, बट मैं आपको बता रहा हूं अगर कुछ टिपिकल करना हो, कुछ घुमाना हो, तो मैं ऐसे कर सकता हूं सर। अब हमें TCS के अमाउंट का खेलना है सर, चलो TCS देखते सर। 2 लाख फॉर ओवरसीज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ क्लोज रिलेटिव, ठीक है सर, 2 लाख में कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो पढ़ के आए सर 7 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो 7 लाख तक तो कोई टैक्स TCS वाली बात ही नहीं है सर।
3,50,000 टू अ सेलर ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम। ओ भाई, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम के केस में हमने ये बोला था सर 7 लाख तक 5% है, उसके ऊपर अगर जाओगे तो 20% है सर। तो 3,50,000 उसका 5% 17,500, ठीक है। 5,50,000 ऑन 15/12/2024 एज एन एजुकेशन फीस। सर हमने पढ़ के आया सर, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन फीस, इन दोनों को एग्रीगेट करके 7 लाख की लिमिट देखी जाती है सर। तो 2 लाख प्लस 5 लाख, 2 लाख प्लस 5.5 लाख 7.5 लाख सर। 7 लाख तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है, बट उसके ऊपर जो 50,000 है सर, 50,000 का सर 5%, तो ये कितना आ जाएगा सर आपका, ये आ जाएगा सर 2,500। तो सर 17,000 प्लस 2,500 ये कितना आ जाएगा सर आपका 20,000। समझ आया। एक स्टूडेंट बोला सर एक बात पता है आपको, उसमें ना सर अगस्त से रेट चेंज भी हुआ था सर, आपको वो वाली कहानी याद है? कहानी याद है, बट वो 23 की कहानी थी सर, हम तो 24 का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस चीज पे आपको लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा सर, उस पॉइंट पे लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा। समझ आया? आओ आगे देखते हैं सर। Which of the following statement is correct regarding the taxation of income under the head income tax act? अच्छा देखना पड़ेगा। Income from agriculture land on agriculture operation on land situated outside India is exempt। ना रे बाबा, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में होती है तो एग्जेम्प्ट है, इंडिया के बाहर है तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है तो आईयूएस में ले जाते हैं सर। नेक्स्ट, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ऑल द, भाई साहब ये तो मजाक हो गया सर, ऑल डिडक्शंस अलाउड नहीं होते। पर मैं आपको एक देखता हूं कितने स्टूडेंट को ये याद आ रहा है। सब डिडक्शंस अलाउड नहीं होते हैं, 3 अलाउ होते हैं, वो 3 मैं आपसे सुनना चाहता हूं। कमेंट कर सुनना मतलब कमेंट करके बता देना 3 कौन कौन से अलाउड होते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में। लेट्स सी कितने, और बुक बिना खोले, चीटिंग नहीं करना, 3 बता देना सर, ठीक है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज असेस्ड इन द इमीडिएटली फॉलोइंग, नहीं ऑलवेज नहीं होता सर, ऑलवेज नहीं होता सर, 5 एक्सेप्शन सर, 5 एक्सेप्शन है सर, जहां प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही होती है सर, बेसिक कंसेप्ट में पढ़े। अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट हमसे चाहता क्या है, ये करेक्ट ही तो पूछना। अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट नॉट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन टू द असेसिंग ऑफिसर में भी ट्रीटेड एज, हाँ यही तो बवाल चीज है सर। आपने अगर एक्सप्लेनेशन दिया प्रॉपर नहीं है, या तो फिर आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर उसको आपकी इनकम मान लेता है और टैक्स लगाता है, और किसी को याद हो तो 78% घसीट देता है सर। याद है कहानी सर। और लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर आकाश एज 72 years पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 52,000 बाय चेक एंड 4,000 बाय कैश। सही में? ठीक है। ड्यूरिंग May 2024 अंडर अ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द GIC सर, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, द अबव सम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज ओन हेल्थ। ठीक है, ये कुछ ज्यादा नहीं पूछ दिया, इजी। ATD में डिडक्शन कितनी मिलेगी सर? ये मेरे को ही ज्यादा इजी लगा यार राम मलिक। ठीक है, ओके फाइन। ये मैंने आपका इनकम टैक्स का सर MCQ और केस सिनेरियो करवा दिए कवर। इसके बाद इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव में मैं आपका कवर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहो, मेरे साथ बैठ के पढ़ो, बहुत मजा आएगा, साथ में कवर अप करेंगे सर। ठीक है, अभी तक अगर आपने सर प्रैक्टिस बैच ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अब तो लास्ट टाइम पीरियड आ रहा है सर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो सर, टेलीग्राम में वो सब शेयर्ड है सर। हाँ, इसके बाद इनकम टैक्स और GST के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले सर, ये MTP सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद आएंगे सर, तो तैयार रहो, बहुत कुछ है इस चैनल पे, इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ में रहना, लाइक करना, फ्रेंड्स का शेयर करना। चल, थैंक यू।